Hello YouTube. So today the date is 11th of December and we are in the fourth week of our UPSC prelims preparation, and in the first 3 weeks we did economy, and right now we are doing polity. ये polity का first week है, and a disclaimer कि ये कोई professional teaching video नहीं है, हम लोग बस खुद का revision के लिए कर रहे हैं, and this is just a part of my daily routine where I actively recall whatever I studied in the whole day for my tomorrow's test. ठीक है, तो अभी क्या हुआ एक्चुअली कि मैंने ऑलरेडी ये वीडियो हाँ 50% रिकॉर्ड कर लिया था, एंड फिर मैंने नोटिस किया कि इस पे माइक लगाना मैं भूल गया था अपने टैबलेट पे। तो आई एम सॉरी, मतलब सॉरी क्या, मैं खुद को ही सॉरी बोल रहा हूँ कि मुझे डबल मेहनत करना पड़ेगा। एनीवे तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट का बात करेंगे। एक्चुअली आज टेस्ट में मुझे 50 आउट ऑफ 50 मिला है। बेसिकली हुआ ये कि जो आपका एक अनअटेम्प्टेड दिखा रही है, एक्चुअली अनअटेम्प्टेड इसलिए है क्योंकि जो हम पीडीएफ डाउनलोड करके टेस्ट देते हैं और फिर पोर्टल पे अपलोड करते हैं, तो पोर्टल पे और पीडीएफ पे जो 20 नंबर 11 क्वेश्चन था वो मैच नहीं कर रहा था, तो आई कुडंट मार्क दैट इन द पोर्टल। ठीक है, तो अभी हम लोग टेस्ट में हम लोग का फुल मार्क्स है। पहला बार पॉलिटी में हम लोग को फर्स्ट टाइम अभी 50 मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फंडामेंटल राइट्स में मिला बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम प्रीलिम्स पीओबी। ठीक है, तो अभी हम लोग कल फंडामेंटल राइट्स कर लिए थे, एंड कल थोड़ा जल्दी जल्दी में बहुत चीज़ें थोड़ी बहुत छूट गई थी और एक दो छोटी बहुत मिस्टेक हो गई थी। तो मैं वो कमेंट्स में पिन कर दिया है मैंने, और आर्टिकल 32 एक मिस हो गया था, तो आई एम श्योर कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट देख रहे हैं, क्योंकि आई होप कि ये कोई बिगिनर्स ना देख रहे हो ये वीडियोस, क्योंकि ये थोड़े रिवीजन के सेंस में है, या फिर बिगिनर्स देख भी रहे हो तो एक बार पहले से पढ़ के फिर देखे ये चीज़ें, तो उनको आर्टिकल 32 पता ही होगा कि आर्टिकल 32 में क्या होता है। इट्स बेसिकली कि आपके जो इतने सारे फंडामेंटल राइट्स है, तो आर्टिकल 32 ही गारंटी करती है कि आपको ये राइट्स मिले, और अगर वायलेट हो तो उस पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आज हम लोग करेंगे डीपीएसपी और ड्यूटीज। ठीक है, तो yesterday we did rights and today we move from rights to responsibilities. ठीक है, ओके, सो पार्ट 3 gave us rights, ये पार्ट 3 में आता था फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी पार्ट 4 है और ड्यूटीज पार्ट 4A है। ठीक है, तो पार्ट 4 टेल्स द स्टेट व्हाट इट शुड डू एंड पार्ट 4A टेल्स अस व्हाट वी शुड डू। ठीक है, सबसे आपको जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो डीपीएसपी है, ये मैंने अभी लिखा था जस्ट थोड़ी देर पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था बिना माइक का। तो डीपीएसपी जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, ये बेसिकली है क्या, जो आपका स्टेट पॉलिसीज है उसको बनाते वक्त ये प्रिंसिपल्स जो है ये डायरेक्टिव देंगे, डायरेक्शन देंगे स्टेट को पॉलिसीज बनाते वक्त। ठीक है, कि कैसे पॉलिसीज फ्रेम करना है, पॉलिसीज फ्रेम करते टाइम क्या चीज दिमाग में रखना है। पर ये स्टेट पे कोई मैंडेटरी लाइक प्रोविजन नहीं है बाउंडेड कि उनको ये चीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो उनको जब मौका मिलेगा वो तब करेंगे, इसलिए हमने इसको मैंडेटरी नहीं रखा था, क्योंकि उस टाइम नए नए स्टेट हुआ था, हम लोग भी नए नए इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे। तो उस टाइम अगर हम लोग सब कुछ मैंडेटरी कर देते तो उसी टाइम मतलब इनिशियली सब कुछ एक साथ करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हो। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन रखा था इसका। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, जो हमारे डीपीएसपी आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 50 या 51 तक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा एट दिस पॉइंट, तो उसमें आपका ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, हमने खुद से ये क्लासिफाई किया हुआ है कि ये कौन सा डीपीएसपी कौन से आपके आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, अच्छा, ये भले ही जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब आप इसको कोर्ट में अगर ये फॉलो नहीं होता तब इसको लिए केस नहीं कर सकते हो, पर स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर इसको नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल से, गांधीयन, उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये मैंने अभी भी लिख लिया था थोड़ा बहुत, जो आगे का है वो मैं अभी लिखूंगा जैसे जैसे याद आएगा। तो यहाँ पे मतलब आई विल ट्राई कि मैं सारे ही मेंशन कर दूं, पर एक दो अगर मिस हो जाता है, सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं बिना कुछ देखे इसको रिकॉल कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारी चीजें याद रखूं। ठीक है, हो सकता है कि एक दो मिस हो जाए। ठीक है, पर आपको एग्जाम में ऐसा शायद नहीं आएगा, एटलीस्ट यूपीएससी सीएससी में तो नहीं आना चाहिए कि वो लोग आर्टिकल 38 देके पूछेंगे कि कौन सा इस पे क्या डीपीएसपी है। वो जनरली ऐसा पूछते हैं कि एक डीपीएसपी दे देंगे और वो बोलेंगे कि ये कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जनरली ऐसा ही पीवाईक्यू आया हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग सोशलिस्ट देखें तो सबसे पहले आर्टिकल 38 में सोशल ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, मोस्टली आपको तो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, पर ऐसा हो सकता है कभी कभी कि आपको याद रखना पड़े, कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाए कि ये किस क्लासिफिकेशन में आएगा, तो आपको एक बार तो पढ़ के ही जाना होगा इसको। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 39 क्या बोलता है, इक्वल पे। अब आप इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है कि वेलफेयर रिलेटेड हो। ठीक है, मतलब ये सोशल वेलफेयर रिलेटेड हो, तो इक्वल पे आपका क्या लग रहा है पढ़ के, वेलफेयर रिलेटेड है।
उसके बाद आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क लिखा हुआ है, ये भी पढ़ के समझ में आ रहा है कि वेलफेयर रिलेटेड है, सबके पास राइट होना चाहिए वर्क का। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट गांधीयन पे आ जाए, तो आर्टिकल 40 आपका क्या बोलता है, पंचायत का बात करता है। आपको पता ही होगा कि गांधी जी जो थे, उनका जो आइडियोलॉजी है, मतलब आप शायद उनसे अग्री करो या ना करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम श्योर कि आपको गांधीयन आइडियोलॉजीज के बारे में पता होगा। तो आपको पता है कि वो विलेज, रूरल एरियाज, ये सब तो बात करते थे कि हमें लाइक उनकी वजह से हमारे जो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज ये सब हुए हैं, उनकी वजह से हम लोग का ट्रिपल टीयर जो आपका स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे, कि मतलब ग्रास रूट लेवल पे आपका होना चाहिए गवर्नेंस। ठीक है, तो पंचायत देख के आपको समझ में आ जाएगा, विलेज पंचायत देख के कि ये गांधीयन फिलोसॉफी होगा। ठीक है, उसके बाद 43 में कॉटेज इंडस्ट्रीज का बात करते हैं गांधी जी। उसके बाद आपका 46 में एससी एसटी इंटरेस्ट का बात करते हैं। अब आप इस पे बोलोगे कि ये तो शायद देख के ऐसा लग रहा है कि ये सोशलिस्ट भी हो सकता है, बट ये है आपका गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, आपको ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लासिफिकेशन नहीं है। डीपीएसपी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 47 में अगर हम लोग देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, तो आपको देख के पढ़ के समझ में आ रहा है कि गांधीयन फिलोसॉफी होगा, गांधीयन आइडियोलॉजी ही होगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 48 बोलता है बैन ऑन काउ स्लॉटर। उसके बाद अगर लिबरल इंटेलेक्चुअल में देखें तो आर्टिकल 44 बोलते हैं यूनियन सिविल कोड होना चाहिए। तो अभी तक नहीं है क्योंकि मैंडेटरी नहीं है करना। ठीक है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग स्टेट्स ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, ओके अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, अब आर्टिकल 45 अगर हम लोग देखें तो इस पे आपका बात किया हुआ है अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो इसमें आपको याद रखना है इसका कि ये आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल में है, ये आपका सोशलिस्ट नहीं है। ठीक है, आपको लग सकता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर वेलफेयर के लिए होगा, पर नहीं। आर्टिकल 50 आपको याद रखना है, आर्टिकल 50 जो है ये आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका आर्टिकल है ये। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और जो मैं बोल रहा था कि 50 या 51 मुझे याद नहीं है, तो 51 भी है डीपीएसपी, तो डेफिनेटली 51 तक है, क्योंकि 52 में प्रेसिडेंट आ जाता है ना। और आपको ये आर्टिकल्स बैठ के रटना नहीं है, आप जैसे जैसे पढ़ोगे इसको, 2-3 बार रिवीजन करोगे आप कंसेप्ट, तो आपको ऑटोमेटिक कुछ कुछ आर्टिकल्स याद होती रहेगी। ठीक है, जैसे अब मुझे, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आर्टिकल 14 में क्या, आर्टिकल 21 में क्या, मैं कभी नहीं भूलूंगा। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट का है, पर शायद मुझे आर्टिकल 69 याद ना आए एट दिस पॉइंट। मतलब नो पन इंटेंटेड कि मैं 69 का एग्जाम्पल क्यों लिया, ऐसे ही जो भी एग्जाम्पल आया सामने मैंने ले लिया। ठीक है, नो पन इंटेंटेड। तो उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, आर्टिकल 51 देखें हम लोग, आर्टिकल 51 में क्या बोल रहा है, आर्टिकल 51 में बोले इंटरनेशनल पीस। ठीक है, इंटरनेशनल पीस, तो आपको बहुत टाइम पे ना यूपीएससी ये भी ट्राई करेगा कि आपको कंफ्यूज करे ड्यूटी और डीपीएसपी में, आपको ये चीज कंफ्यूज कर सकता है, ट्रैप। आपको पता ही है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यूपीएससी ट्रैप लगाना चाहता है। तो अगर मान लो इंटरनेशनल पीस देके यूपीएससी पूछ ले कि ड्यूटी है कि डीपीएसपी है, तो आप सोचना कि ये किसका ड्यूटी है, मतलब ड्यूटी इन द सेंस कि ये किसका करना चाहिए इसको, ये चीज। ठीक है, मतलब हम जाएंगे इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने, हम सिटीजन जाएंगे इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने? ऑफ कोर्स नहीं, ये स्टेट करेगा ना, हम लोग बस उसको कॉपरेट कर सकते हैं, तो डीपीएसपी में आएगा, है ना। तो आपको ऐसी चीजें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ कुछ नए डीपीएसपी भी हुए थे, अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। ठीक है, मतलब जो ये जो लिस्ट थे, ये आपका मतलब स्टैटिक लिस्ट नहीं थे, हमने इसमें बाद में भी ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया वो हेडिंग डाल देते हैं, न्यू डीपीएसपीज। ठीक है, ये हमने अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किया था, न्यू डीपीएसपीज। ये चीज भी आप ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ कुछ कुछ जो जो मुझे याद आता है। तो आपका जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका, उससे हमने क्या ऐड किया, हमने 4 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डीपीएसपी याद किए। ठीक है, ये बड़े इन द सेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमने क्या ऐड किया, आर्टिकल 39A हमने ऐड किया। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, फ्री लीगल एड का बात करते हैं। ठीक है, फ्री लीगल एड का बात करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हमने, पर इसका ये मतलब नहीं कि एट दिस मोमेंट फ्री लीगल एड है या नहीं है, ये बस हम डीपीएसपी है, डायरेक्टिव है ये, मतलब स्टेट कभी ना कभी इसको बनाना चाहिए, पर कब बनाना चाहिए इसके लिए कोई मैंडेटरी कुछ नहीं है। ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट हमने और भी जो ऐड किया, वो है आपका आर्टिकल 39F हमने ऐड किया। ठीक है, 39 क्लॉज एफ, इसमें क्या आता है कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। ठीक है, आर्टिकल 39F में आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जनरली न्यू डीपीएसपी है, ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। उसके बाद आपका आर्टिकल 30 नहीं, 43A जो है, उसमें आपका बात करता है वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ठीक है, वर्कर्स
इन मैनेजमेंट। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। जनरली यूपीएससी शायद अमेंडमेंट से ही पूछना प्रेफर करेगा, क्योंकि ये लिस्ट आप शायद पढ़ ही लोगे, जो ये आपका ऊपर वाला जो लिस्ट है ये आप शायद पढ़ लोगे, ये आप शायद मिस कर दो, तो यूपीएससी यही चाहेगा कि आप मिस कर दो वो चीज, है ना। तो उसके बाद हम लोग अगर और एक चीज देखें तो आर्टिकल 48 जो है आपका 48, इसमें बात किया जाता है इन्वायरमेंट का, बात किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल अमेंडमेंट देखें, वो आता है आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बात करते हैं हम लोग कि इसमें हमने 38 ऐड किया, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 शायद था, है ना, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 था। गाइस प्लीज फैक्ट्स के लिए इस पे ना फोकस करें, आप प्लीज फैक्ट्स एक बार क्रॉस चेक कर लें ताकि कोई भी गलती ना हो जाए, है ना। तो इसमें आपका क्या था कि मिनिमाइज इनइक्वालिटीज हमने ऐड किया, ठीक है, कि हम इनइक्वालिटीज कम से कम चाहते हैं, है ना। ऑल्सो सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत हैंडराइटिंग इधर उधर हो जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट था वो था आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर मुझे याद नहीं है गाइस टू बी ऑनेस्ट, 42 का जैसे याद है, 42 1976 में हुआ था, 2 साल बाद 44 हुआ था, बट ठीक है, हो जाता है इतना, ठीक है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें क्या है आपका कि जो आपका आर्टिकल 45 जो था आपका, उसको हमने चेंज किया, उसको हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर में डाल दिया, क्योंकि आर्टिकल आपका जो 21 आफ्टर आपका ये बेसिकली आर्टिकल 45 में चेंज हुआ। इसमें बस अब ये ध्यान रखो कि जब आर्टिकल 21A हमने डाल दिया तो उसमें उसमें हमने अब 0 टू, पहले 6 टू 14 का बात करते थे, अब इसमें हम लोग 0 टू 6 डाल दिया इसमें, ठीक है, आर्टिकल 45 में। इसके बाद 97th जो अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे हमने ऐड किया आपका 43B, और ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो वी आर डन विद डीपीएसपी का लिस्ट। आपको अब याद रखिए कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स याद रखनी है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी, तो आपको जजमेंट्स याद रखनी है कि कौन कौन से, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जजमेंट से ही सॉल्व होगा ना, तो जजमेंट्स कुछ कुछ याद रखनी है। यूपीएससी कभी कभी क्या करता है कि एक जजमेंट पूछ लेता है, मतलब या तो कोई टॉपिक पूछ लेगा कि डीपीएससी से रिलेटेड फॉर द फॉलोइंग 4 में से कौन सा जजमेंट रिलेटेड है, या तो कोई जजमेंट पूछ लेगा और बोलेगा ये जजमेंट कौन सा आर्टिकल या फिर कौन सा पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स करके हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जो भी जजमेंट करेंगे ये बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के कंफ्लिक्ट के बेसिस पे है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है, ये आपका एफआर वर्सेस डीपीएसपी पे लड़ाई पे है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एट प्रेजेंट जो आपका स्टेटस है वो यही है कि आपको दोनों में एक, मतलब एक हार्मनी मेंटेन करनी है, ये प्रेजेंट स्टेटस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो था आपका सबसे पहले चंपकन दोराई रंजन, ठीक है, चंपकम दोराई रंजन। इसमें क्या हुआ था, दोराई रंजन, इसमें क्या हुआ था, इसमें बोल दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है, इसमें यही बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है आपका एफ आर आर ग्रेटर देन डीपीएसपी, इसमें ये बोला गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मैं इसके पूरा डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, बस आप फैक्ट्स याद रखो इसमें कुछ कुछ। गोलकनाथ जो आपका केस है, गोलकनाथ केस, इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें भी वही बात बोला कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग डीपीएसपी के लिए टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर देन डीपीएसपी, इस पे भी वही स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। इसके बाद गोलकनाथ के बाद अगर हम लोग देखें तो 25th अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जो पार्लियामेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 31C आया इससे, ठीक है, 31C आया, और इसमें ये लिखा गया कि 39B, इसमें बोला गया कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी आपका जो है, और क्लॉज सी जो है आपका, ये आपका उससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर ग्रेटर देन आर्टिकल 14 और 19, ठीक है। ये अभी भी है एक्चुअली, है ना। इसके बाद आपका जो मिनर्वा मिल्स आती है, यही आपका फाइनल अभी प्रेजेंट स्टेटस बताता है मिनर्वा मिल्स। ये क्या बोलता है आपका मिनर्वा मिल्स कि जब ये फाइनल वर्डिक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है। आपको बेसिकली एक हार्मनी बनाना है, ठीक है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय वन फॉर द अदर, ये कोर्ट का कहना था। तो आपको बेसिकली हार्मनी मेंटेन करना है, ठीक है, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट
एंड डीपीएसपी, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ये है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आपके जो कुछ राइट्स आउटसाइड फंड पार्ट 4 है, वो बेसिकली आपका पार्ट 4 में नहीं है, पर ये भी आपका डायरेक्टिव है स्टेट को, तो आपको एक ट्रैप याद रखना है कि नॉट ऑल डायरेक्टिव्स आर इन पार्ट 4, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जो आपके डायरेक्टिव्स है वो भी मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, है ना। कुछ एक्स्ट्रा जो आपका डायरेक्टिव्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4, पार्ट 4, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ डायरेक्टिव पार्ट 4 के आउटसाइड भी है। तो जनरली यूपीएससी ना सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछता, जनरली यूपीएससी ट्राई करता है कि हम लोग कुछ ऐसा पूछ ले जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाए, है ना, कुछ ट्रैप बेस्ड ही ढूंढता है यूपीएससी। तो आपका आर्टिकल 335 जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली पार्ट 4 में नहीं दिया हुआ है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि आपका जो क्लेम्स ऑफ एससी एसटी है, वो सर्विसेज पे इनका क्लेम जो है, ये आपका पार्ट आपका 16 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पार्ट 16 में है ये, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 350, ठीक है, आर्टिकल 350 ए, ठीक है। ये क्या बोलता है कि आपका इंस्ट्रक्शन मदर टंग देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 17 पार्ट में है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 351 भी है एक इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 351 है, इसमें आपको क्या बोलता है कि प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज दिया हुआ है, ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट हो गया इसका भी 17, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये मोर और लेस हमारा पूरा डीपीएसपी कंप्लीट हो गया इसमें, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये चार्ट बनाया हमने, है ना, ये चार्ट से हम लोग का पूरा रिवीजन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको अब जो हम, ये तो हो गया स्टेट का क्या क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कि मतलब हमारा क्या ड्यूटीज बनता है ना, तो इसके लिए हम अलग से पेज नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको ये याद रखनी है बेसिकली। तो इस हम लोग का टोटल 10 ड्यूटीज था ओरिजिनली, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 10 थे हम लोग के पहले, टोटल 10 थे हम लोग के ड्यूटीज पहले। फिर अब उसके बाद हमने एक जो एडुकेशन फॉर अपने स्टूडेंट्स अपने चिल्ड्रेन के लिए ऐड किया, वो 86 अमेंडमेंट से ऐड किया, और फिर 11 हो गया हमारा टोटल, ठीक है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये रिकमेंड किया था स्वरण सिंह कमेटी ने, ठीक है। और सारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज तो मुझे याद भी नहीं है, मतलब बताऊंगा भी नहीं यहाँ पे, आप एक बार खुद उसको पढ़ लेना, पर जनरल जनरल चीजें हैं जो कि आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करोगे, फॉर एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग, और ये सब के लिए आप रेस्पेक्ट करोगे, आप कभी धोखा नहीं दोगे, ये वगैरह वगैरह चीजें हैं जो बेसिक एज ए सिटीजन आप करोगे। आपको बस याद रखना है कि आपको ये सब सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, फॉरेनर्स के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है, ठीक है। उसके बाद स्वरण सिंह कमेटी ने कुछ और भी बोला था, जो कि हमने अप्लाई नहीं, मतलब इंक्लूड नहीं किया था, कि दैट अ कमेटी रिकमेंडेड पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस एंड मेकिंग टैक्स पेमेंट एंड ड्यूटी। हमने मतलब टैक्स पेमेंट को भी फंडामेंटल ड्यूटी में स्वरण सिंह कमेटी ने बोला था, पर कांग्रेस, मतलब उस टाइम तो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस रिजेक्ट कर दिया था इनको, ठीक है। तो ड्यूटीज आपका नॉन जस्टिसिएबल भी है, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो आपका सिग्निफिकेंस है इनका, कि दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ऑल्सो बर्मा कमेटी भी आपका इसी से रिलेटेड है। तो ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड दो कमेटी हो गया, एक हो गया आपका स्वरण सिंह कमेटी, और दूसरा हो गया आपका वर्मा कमेटी, ठीक है। बर्मा कमेटी क्या बोलता है कि इट आइडेंटिफाइड लीगल प्रोविजंस दैट ऑलरेडी इन्फोर्स सम ड्यूटीज लाइक द फ्लैग कोड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है बेसिकली। सो वी आर डन विथ आवर डीपीएसपी एंड ड्यूटीज, अराउंड 18-19 मिनट्स का वीडियो बनाया, एंड आई थिंक दैट्स needed for our DPSP and fundamental duties, ठीक है। तो ये भी हम लोग का हो गया। तो आई थिंक कि वी आर डन फॉर द डे, एंड आई होप कि आप लोग का स्टडीज अच्छी चल रही है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।